Good morning, students. I'm going to present you Chapter 1, the third level of Standard 12 English book with stars. I've completed this chapter in 3 videos, and this is part 1 of those. This is my introduction. Myself, Vijay Kumar Singh. I'm a PLC group member. This PLC group has been created by our DO madam for providing digital contents to all the students of Jharkhand. I'm DGT Language. I'm from Middle School Siankal, which is situated at Bandgaon block in the district of West Shambhu. My email ID is vsr0895@gmail.com. For any kind of suggestions and comments, you can mail me at this mail ID. So let's start. Third level. This is presented by me. And the chapter is taken from the book With Stars, which is one of the supplementary book of Standard 12. So the third level, which is written by Jack Veney, here he is. His original name was Walter Braden, and he was born on 2nd October 1911. So 2nd October. So you can remember it very easily because of Gandhiji's birthday. And he died on November 14, 1995, so on Children's Day. He was an American author, and his best known works are science fiction and thrillers. बहुत सारे thrillers उन्होंने लिखी है, उसमें से थर्ड लेवल भी एक है. देखिए इस थर्ड लेवल में 3 कैरेक्टर हैं, चार्ली, लुइसा एंड सैम. लुइसा चार्ली की पत्नी है और सैम उनके एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. ये है चार्ली, जो कि 31 इयर्स ओल्ड एक पर्सन है, और यही हमारे नैरेटर भी है जो कहानी को पूरा हमें बताएंगे. सो कहानी का प्लॉट शुरू होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से कहानी का प्लॉट शुरू होता है. वहां के जो प्रेसिडेंट हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वहां पर 2 स्टेशन है स्टूडेंट्स. वहां 2 स्टेशन है, एक न्यूयॉर्क सेंट्रल और एक न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड. तो वहां के 2 स्टेशन में दोनों स्टेशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये दावा करते हैं कि उनके पास 2 ही लेवल है. तो लेवल 1 एंड लेवल 2. ये लेवल क्या है आगे जब मैं स्टोरी में आगे बढ़ूंगा तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा. बिकॉज दिस स्टोरी इज नॉट अ सिंपल स्टोरी. ऐसा नहीं है कि इस स्टोरी में आप सब कुछ सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है. ये थोड़ा सा नॉन सीक्वल स्टोरी है. सो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आखिर क्या 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 है. तो लेवल 1 और लेवल 2, तो यहाँ के जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दोनों प्रेसिडेंट हैं वो ये दावा करते हैं कि हमारे पास भाई 2 ही लेवल है. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बुक जो है वे स्टार्स की वो खोल लें और चैप्टर 1 पेज नंबर 1 चैप्टर 1 खोल लें, ताकि आप लाइन बाय लाइन देखेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियरली समझ में भी आएगा. इस वीडियो के साथ साथ आप बुक भी खोल के रखें. तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2. यहाँ पर एक सार्कास्टिक वे में राइटर ने बताने की कोशिश की है कि वहां के जो प्रेसिडेंट है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, दोनों ही स्टेशन के जो प्रेसिडेंट है, दोनों ही स्टेशन के जो इंचार्ज हैं, वो ये स्वेयर कर सकते हैं. SWEAR स्वेयर मतलब होता है प्रतिज्ञा लेना. देखिए फॉरेन कंट्रीज में सब लोग स्वेयर करते हैं बाइबल पे हाथ रख के. ठीक है, हमारे इंडियन कंट्रीज में कोर्टों में आपने देखा होगा गीता पे हाथ रख के हम लोग कसम. तो यहाँ पर राइटर ने एक सरकास्टिक तरीके से, एक मजाकिया लहजे से बोलने की कोशिश की है कि दोनों ही स्टेशन के प्रेसिडेंट अपने अपने टाइम टेबल पे हाथ रख के ये स्वेयर करेंगे, ये कसम खाएंगे, ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि उनके पास 2 ही लेवल्स हैं. बट आई से देयर आर 3. लेकिन मैं कहता हूं कि वहां पर 3 लेवल है. अब आई यहां पर कौन? चार्ली. चार्ली का दावा है कि वहां पर 3 लेवल है. तो आखिर ये लेवल क्या है पहले ये समझना.
तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग पहले लेवल जानते हैं कि आखिर लेवल क्या है। ये जैक फिनी के बारे में जो डिटेल्स है जो मैंने बताई आपको। तो देखिए, लेवल के बारे में बताता हूं मैं। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 2 लेवल है, जो जैसे कि दोनों ही प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। पहला लेवल क्या होता है? पहला लेवल ये है, न्यूयॉर्क सेंट्रल से खुलने वाली ट्रेनें। देखिए, ये पटरियों पे चलने वाली ट्रेनें हैं, देख पा रहे हैं, जैसा इंडिया में भी होती है। तो ये सतह के ऊपर चलती है, दैट मीन्स ऑन द ग्राउंड चलती है, ऑन द ट्रैक चलती है। और ये ट्रैक्स कहाँ पर होते हैं? जमीन के ऊपर बिछाए जाते हैं। तो इस तरह की ट्रेनों को हम लोग फर्स्ट लेवल बोलते हैं। ये न्यू स्टाइल की ट्रेनें हैं। हालांकि ये मैं न्यू भी नहीं बोलूंगा, ये मिडिल स्टाइल की ट्रेनें हैं, क्योंकि अभी न्यू ट्रेनें जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट से चलती है। ये डीजल इंजन दिखाई दे रहा है, कोई इलेक्ट्रिक वाला जो इक्विपमेंट है यहाँ ऊपर में दिखाई नहीं दे रहा। तो ये एक मिडिल इंजन है जो कि पटरियों पर चलती है। इस तरह की ट्रेनों को फर्स्ट लेवल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप भी बहुत बार ट्रेनों में बैठे होंगे और इस तरह की ट्रेनों में बैठे जरूर होंगे। हमारे पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा, जगदलपुर, है ना, और भी स्टेशन हैं हमारे यहाँ। तो ऐसी ट्रेनों में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होंगे और बहुत सारे नहीं भी बैठे होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो ये है फर्स्ट लेवल। क्लियर? सेकंड लेवल क्या होता है? ये देखिए, फर्स्ट लेवल है पुराने स्टाइल की फर्स्ट लेवल, ठीक है। अब इसकी अगर हम लोग नीचे जाएंगे, हम लोग अगर अंडरग्राउंड में जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट लेवल के अंडरग्राउंड में अगर जाते हैं तो हमें जो है वो दिखाई देता है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल क्या होता है? देखिए, सेकंड लेवल में इस तरह की मेट्रो ट्रेन दिखाई देती है। ये मेट्रो ट्रेन इसे हमें इंडिया में बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और फॉरेन में इसे सबवे भी कहा जाता है। ये मेट्रो ट्रेन, इसी को सेकंड लेवल कहा गया है, जो अंडरग्राउंड चलती है। ये उस मेट्रो ट्रेन का इंटीरियर में हिस्सा आपको मैंने दिखाया, इस तरह से अंदर में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें नहीं बैठे होंगे क्योंकि ये हमारे पश्चिमी सिंहभूम में नहीं है। जो बड़े बड़े शहरें होती हैं वहां होती हैं, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर, ठीक है, दिल्ली, तो ये सब जगह पे ये रन करती हैं अंडरग्राउंड। तो इसे कहते हैं सेकंड लेवल। ओके स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी थर्ड लेवल के बारे में सुना है? ऐसी ट्रेनों के बारे में सुना है जो मेट्रो ट्रेन के नीचे चलती हैं? मैंने तो नहीं सुना। एंड आई होप, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने भी कभी नहीं सुना होगा। लेकिन हमारे जो नैरेटर हैं चार्ली, उनका दावा है कि उन्होंने थर्ड लेवल देखा है और वो थर्ड लेवल जा चुके हैं, और वो भी कहां? न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो इसी डायलेमा पर आधारित है, इसी क्वेश्चन पर आधारित है कि whether Charlie has gone to the third level or not, whether there is third level present or not. So this is the question which we have to find out. So let's move forward. देखिए, ये स्टोरी ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैक फिनी की ज्यादातर स्टोरी साइंस फिक्शन पर आधारित होती थी। ये स्टोरी भी साइंस फिक्शन ही है। साइंस फिक्शन मतलब वैज्ञानिक कल्पना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया इमेजिनेशन, बनावटी चीजें। तो देखिए, होता क्या है, मैं इस स्टोरी को जस्टिफाई करने के लिए आपको एक मूवी का नाम बता रहा हूं, जो कि हॉलीवुड मूवी है और जो इसी मतलब साइंटिफिक थ्योरी पर आधारित है। एंड द नेम ऑफ द मूवी इज जुमांजी। बहुत ही फेमस मूवी है जिसमें जो रॉक है, जो WWE के, वो उसमें हीरो के रूप में है, और उसके काफी सारे सीक्वल्स भी बने हुए हैं। तो आप जुमांजी मूवी देख सकते हैं, वो बच्चों के लिए ही है और साइंस फिक्शन पे आधारित है। ये स्टोरी भी वैसे ही साइंस फिक्शन पे आधारित है, टाइम ट्रेवल पर आधारित है। क्या कोई इंसान पास्ट के समय में जा सकता है? ये हमारे लिए कल्पना है, लेकिन साइंटिस्ट लोग ये मानते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। उनकी भी ये फिक्शन है, कल्पना है, अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं किया, बट ये फिक्शन है। तो ये स्टोरी भी वैसे ही साइंस फिक्शन की थ्योरी पर आधारित है,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये याद रखना है। तो स्टोरी हम लोग शुरू करते हैं बुक से कि जैसा मैं बता रहा था कि जो प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल, तो पहला स्टेशन मैंने आपको बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दो पार्ट है, एक है न्यूयॉर्क सेंट्रल, ठीक है, NYC ये एक स्टेशन है, और दूसरा है न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड, ठीक है। ये दोनों ही स्टेशन कहाँ है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दोनों ही स्टेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जो स्टेशन मास्टर हैं, जो स्टेशन हेड हैं, उनका ये क्लेम है कि उनके पास 2 ही लेवल है, लेकिन हमारे नैरेटर चार्ली का क्लेम है कि तीसरा लेवल भी है और मैं वहां पर जा चुका हूं, ठीक है। और ये सब हमारे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे। ये बातें उनकी अपने फ्रेंड के साथ हो रही थी, जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारे नैरेटर चार्ली है, ठीक है, और ये हैं उनके फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम। स्टूडेंट, साइकेट्रिस्ट मतलब क्या होता है? साइकेट्रिस्ट मतलब होता है a doctor who treats mental ill people। ऐसे डॉक्टर्स जो दिमागी रूप से बीमार व्यक्तियों का इलाज करते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। देखिए वर्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी इसमें साइलेंट होता है, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन साइकेट्रिस्ट होता है, साइकेट्रिस्ट। सो चार्ली के एक फ्रेंड थे जिनका नाम सैम था, वो साइकेट्रिस्ट थे, और भी उनके कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ पर लेडी। इन लोगों से साथ बैठकर चार्ली बातें कर रहे हैं और चार्ली बता रहे हैं, I talked to a psychiatrist friend of mine. Among others, I told him about the third level. मैंने थर्ड लेवल के बारे में उनको बताया, और जब मैंने थर्ड लेवल के बारे में बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल है, तो पता है सैम, उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दिस इज योर वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। Now, what is waking dream wish? देखिए, जब जागते हुए कोई सपना देखता है, जागते हुए, तो उसे हम लोग वेकिंग ड्रीम बोलते हैं। ज्यादातर ये स्वप्न जो होते हैं, ये ड्रीम जो होती है, ये विशेस होती है इंसान की, उसकी इच्छाएं होती हैं। तो उस साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये आपका जागता हुआ सपना है जो पूरा हुआ है, या जागता हुआ ये आपका विश है जो पूरा हुआ है, ठीक है। He said I was unhappy. उन्होंने कहा कि आप चाहते जो है वो अनहैप्पी हो, आप दुखी हो। जैसे उन्होंने ये कहा कि आप दुखी हो, that made my wife kind of mad. ये सुनकर मेरी जो वाइफ है वो काइंड ऑफ मैड हो गई। दैट मीन्स काइंड ऑफ मैड मतलब पागल नहीं हो गई, पागल की तरह नहीं हो गई, बल्कि गुस्सा हो गई, चिढ़ गई। ओके, काइंड ऑफ मैड मतलब यहाँ पर एक सांकेतिक रूप में बोला गया है। दिस इज ओनली रिप्रेजेंटेशन दैट हिज वाइफ बिकेम लिटिल अपसेट, दैट ही डोंट नो हिज हस्बैंड इज अनहैप्पी। ओके, वेल उसके आगे साइकेट्रिस्ट ने कहा, एक्सप्लेन किया कि देखो मेरा कहने का मतलब क्या है वो समझो। दिस मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। This modern world is full of insecurity, fear, war, and worry. So this modern world is full of insecurity, fear, war, and worry. Okay? उन्होंने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस आप भागना चाहते हो इन सब चीजों से, यू वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दीज थिंग्स। उनका ये भी कहना था कि कौन भागना नहीं चाहता है? वेल, हु डजंट? आप अगर बुक देख रहे होंगे वहां आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा, आप इसलिए मैंने कहा कि आप बुक को फॉलो करते रहें। कौन भागना नहीं चाहता? एवरीबॉडी आई नो वांट्स टू एस्केप। हर कोई भागना चाहता है।
but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. लेकिन कोई भी वो आपकी तरह wander, WANDER, देखिए आप तो एक वर्ड जानते होंगे WONDER, ये आप जानते होंगे, इसका मतलब आश्चर्य होता है, ठीक है, लेकिन WANDER का मतलब होता है to roam here and there, यहाँ वहाँ भटकना, यहाँ वहाँ घूमना। तो साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड का दावा था कि आपका ये वेकिंग ड्रीम है, आप दुखी हो, आप इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ये सबसे परेशान हो और इसी कारण से आप एस्केप करना चाहते हो, रियलिटी से बच के भागना चाहते हो, और ऐसा हर कोई करता है, ठीक है। लेकिन कोई भी आपकी तरह ऐसे मनगढ़ंत थर्ड लेवल जैसी चीजों पे नहीं भटकने चला जाता है, ये सैम का कहना था। That means he wanted to say that yes, many people, most of the people want to escape from insecurity, fear, war, worry. आज के जमाने में है, सही बात है, इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना सबके अंदर है, फियर है, बहुत तरह के डर है, वॉर का खतरा बना हुआ रहता है, इतने सारे पावर हैं, ठीक है, इतने सारे कंट्रीज हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसके कारण वॉर का भी खतरा बना रहता है, और वरी, चिंता तो सबको है। तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ है, लेकिन सब लोग जो है ना इस तरह के बनावटी थर्ड लेवल पे नहीं चले आते बट सो ये आपका अंदाज थोड़ा सा अलग है, बट दैट्स द रीजन ही सेड। और उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आप इसी कारण से आपके जीवन में एक हॉबी है, और वो क्या हॉबी है? आपके जीवन में एक हॉबी है जिसका नाम है स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी। ये जो स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी है ना, ये भी इस बात की तरफ क्लेम करता है कि आप रियलिटी से बच के भागना चाहते हो। देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, आप देखेंगे तो पता चलेगा। Everything points to it, they claim. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. Now, what is temporary refuge? TEMPORARY. What is temporary refuge? इसे आप समझ लें। Temporary refuge का मतलब होता है थोड़े समय के लिए रेस्ट लेना, रियलिटी से बच के थोड़े समय के लिए भागना। तो आप भी रियलिटी से बच के थोड़े समय के लिए भागना चाहते हैं, ठीक है। और यही कारण है कि आपके जीवन में हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन का। देखिए स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी, बहुत सारे लोगों की अलग अलग हॉबीज होती है, तो वो हॉबीज इसीलिए होती हैं कि दे वांट टू एस्केप फ्रॉम इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी, ठीक है। मे बी दे डोंट नो, बट दिस इज द रीजन व्हाई दे चूज हॉबी। तो किसी की हॉबीज होती है स्टैम्प कलेक्शन करने की, किसी की कॉइन कलेक्शन करने की, कुछ गर्ल्स की हॉबीज होती है इयररिंग्स की, किसी को ड्रेसेस कलेक्शन की हॉबी है, छोटे बच्चों को मैंने देखा है पेंसिल्स अलग अलग तरह की कलेक्ट करने की हॉबी है, ठीक है। तो ये जो हॉबीज हैं ये सारी जो है रियलिटी से बच के भागने की। तो यहाँ पर हमारे जो नैरेटर हैं चार्ली, उनको भी एक हॉबी थी, वो थी स्टैम्प कलेक्शन करने की। ये है पोस्टल स्टैम्प, इसको कलेक्ट करने की हॉबी थी, अलग अलग तरह के पोस्टल स्टैम्प। तो जब ये बात चार्ली के फ्रेंड सैम जो साइकियाट्रिस्ट है उन्होंने कही, तो इस पे चार्ली का भी एक अपना उन्होंने लॉजिक दिया। उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं मान लेता हूँ कि आज के जमाने का मैं इंसान हूँ, तो मेरे लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी है, बट मेरे दादाजी के समय में ऐसी क्या बात थी? मेरे दादाजी को भी स्टैम्प कलेक्शन करने की हॉबीज थी। उस समय तो इतनी इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर या वॉरी नहीं थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ लाइन आप देखेंगे तो, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। मेरे दादाजी को किसी रियलिटी से शरण लेने की, किसी रियलिटी से आश्रय लेने की, रेस्ट लेने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल। उस समय चीजें काफी शांत और काफी अच्छी थी उनके जमाने में, जहां तक मैंने सुना है। उन्होंने अपना स्टैम्प कलेक्शन का जो हॉबी है बस यूं ही शुरू किया था, और उनके पास यूएस यानी कि अमेरिका के पोस्टल स्टैम्प की हर एक फर्स्ट डे कवर इशू मौजूद है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वर्ड आता है और उस वर्ड का नाम है फर्स्ट डे कवर।
तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी इसे और भी एक बार डिस्कस किया जाएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आप फिलहाल जान के रखें कि उनके दादाजी के पास भी यूएस अमेरिका के पोस्टल स्टैम्प की, हर पोस्टल स्टैम्प की फर्स्ट डे खबर मौजूद है। ये वो लॉजिक जो है चार्ली दे रहे हैं अपने फ्रेंड सैम को। उन्होंने ये भी कहा कि चलिए मेरे दादाजी के मान लेते हैं, वो तो एक कॉमन पर्सन थे, बट प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे एक समय, वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते। He was the most powerful man in the world. So what was the reason कि उनको क्या जरूरत पड़ी थी स्टैम्प कलेक्शन करने की? What kind of insecurity he had? What kind of fear he had? He was frightened of war? Or what kind of worry he had? उनको किस तरह की चिंता, परेशानी, तकलीफ थी? फिर भी उनके पास हॉबी था स्टैम्प कलेक्शन करना। इसलिए चार्ली ने ये दावा बिल्कुल खारिज कर दिया, इसको बिल्कुल डिनाई कर दिया जो सैम थे उसके इस क्लेम को कि तुम्हारी जो हॉबी है वो एस्केप फ्रॉम रियलिटी के कारण है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरे दादाजी के समय में कोई रियलिटी से बच के भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, फिर भी उनकी हॉबी थी। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट किसी इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर और वरी से बच के भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, फिर भी उनकी हॉबी थी, तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स तैयार किए हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा, जो मैंने बताया था, मैंने स्टैक ऑफ टाइम, दैट मींस टू स्वेयर कीपिंग हैंड ऑन बाइबल, ठीक है, टू स्वेयर कीपिंग हैंड ऑन बाइबल। और दूसरा है वंडर, मैंने आपको बताया टू रोम हेयर एंड देयर, बिना कारण के। साइकेट्रिस्ट, एक डॉक्टर्स ऑफ मेंटल इलनेस, जो भी दिमाग का डॉक्टर होता है उसे ही कहते हैं साइकेट्रिस्ट। इनसिक्योरिटी, फियर एंड वॉर एंड वरी, ये आपको की पॉइंट्स है, आपको याद रखना है, बहुत सारे आंसर्स में आपको ये डालने पड़ेंगे। टेम्पोररी रेफ्यूज, मैंने बताया थोड़े समय के लिए कहीं पर रेस्ट लेना। यहाँ पर बताया गया कि रियलिटी से बच के भागना। एंड फर्स्ट डे कवर। सो फर्स्ट डे कवर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जब अमेरिका में कोई भी न्यू स्टैम्प इशू होता था तो वहां पर स्टैम्प कलेक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता था, और वो स्टैम्प कलेक्टर्स जो हैं जाकर एक इन्वेलप लेते थे और उसमें इस तरह से स्टैम्प को स्टिक कर देते थे, और यहाँ पर अपना सेल्फ एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिख देते थे, और इसके अंदर जो है वो एक ब्लैंक पेपर डाल देते थे, बिकॉज दे आर पोस्टिंग द इन्वेलप टू देमसेल्व्स, सो इसीलिए एक ब्लैंक पेपर डाल देते थे और इसको चिपकाकर अपने एड्रेस पे पोस्ट कर देते थे। और इसी को जब ये अपने घर पे आता था, इसी को वो संभाल के रखते थे अपने स्टॉक में फर्स्ट डे कवर के रूप में, बिकॉज ये जो स्टैम्प है उसी दिन इशू होते थे, और ये जो कवर है यानी कि इन्वेलप है वो उन स्टैम्प्स को कैरी कर रहा है, इसलिए ये फर्स्ट डे कवर हो गया। ठीक है, इन इन्वेलप्स को कभी भी खोला नहीं जाता था, बिकॉज ये तो खुद के द्वारा पोस्ट किए गए हैं और खुद के एड्रेस पे पोस्ट किए गए हैं, और इनके अंदर खुद ही उन्होंने ब्लैंक पेपर डाला है, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इनको खोला नहीं जाता। अब मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि भाई इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी स्टैम्प कलेक्टर्स को, जब स्टैम्प वो डायरेक्ट खरीद के घर में ले आ सकते थे। बट क्या होता है, जब आप मान लीजिए कि स्टैम्प जो है खरीद के ले जाएंगे तो उसमें इस तरह से स्टैम्प आप खरीद के लेके, छोटे छोटे स्टैम्प होंगे, इसको रखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ी प्रॉब्लम होगी। और एक कारण होगा, आपको इसमें डेट नहीं लिखा रहता है, ठीक है, आपको नीचे में डेट लिखना पड़ेगा, कहीं पर आप चिपका के रखोगे तो, अगर नहीं चिपका के रखोगे तो फिर डेट भी नहीं लिख पाओगे इसके ऊपर। ऐसा करने पर जब ये करते थे तो इसमें ऑटोमेटिकली जो पोस्टल स्टैम्प होता है ना, वो एक गोल तरह का स्टैम्प होता है, वो इसमें लग जाता है जिसमें डेट लिखा हुआ है। ये फायदा होता है, ऑथेंटिकेट हो जाता है, थोड़ा सा रियल लगता है डेट, है ना, पोस्टल स्टैम्प लग जाता है। तो इस कारण से जो है इसको हम लोग प्रीफर करते थे जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते थे, और इसी को फर्स्ट डे कवर बोला जाता है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि whenever a new stamp is issued by the postal department, the stamp collectors were informed. They used to go to the post office, they used to buy those stamps and stick on the envelope.
by writing their self address, by writing their own address, and they used to put a blank paper inside it, and they used to post it to their own address. These envelopes were never opened, and these envelopes were known as first day cover. Okay students, so we have completed the part 1 of this chapter. We will have other 2 parts of this chapter to complete this whole story. I hope कि आपको जितना भी मैंने आज के पार्ट में समझाया है वो आपको समझ में आया होगा. किसी भी तरह की डाउट्स और कमेंट्स के लिए जो मैंने ईमेल आईडी दिया है उसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा. थैंक यू ऑल, थैंक यू स्टूडेंट्स. वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.